हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया और साथ ही साथ इसकी 3 से 4 क्लासेस हो भी चुकी हैं। हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज का शॉर्ट नोट्स जो हम लोगों ने बनाया है, हैंड रिटन नोट्स, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास के माध्यम से। आपको बताते चलूं कि ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो सीरीज है 2023 का लेटेस्ट एडिशन, जो आपके उत्तराखंड आरओ, यूपी आरओ और साथ ही साथ यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इनके लिए बेहद ही रामबाण औषधि मानी जाती है। तो हमने क्या सोचा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट के सामने कि एग्जाम तक इस मोटी मोटी 6 से 7 बुकों को 2 से 3 बार पढ़ पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हर एस्पिरेंट के लिए। हमारे लिए भी ये चुनौती रहती है। तो पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, निशु मैम के द्वारा और जो हमारे अदर टीम मेंबर्स हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया जो है कि आप लोगों के लिए इनिशिएट किया गया कि पूरी की पूरी घटना चक्र को हमने केवल 30 से 35 पेज, 40 पेज में कन्वर्ट कर दिया है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। इट मींस कि अगर आप पूरी घटना चक्र को देखेंगे जो कि 2000-2500 पेजेस में है और हमने 200-250 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है, और उसका हम लोग रेगुलर क्लास भी कर रहे हैं जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए, परचेस करनी होगी आपको इसकी पीडीएफ, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कहां मिलेगा? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पर आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं। और वहां पे पूरी की पूरी प्रोसेस दी हुई है, कैसे कैसे आपको पीडीएफ परचेस करनी होगी, क्या क्या सिस्टम होगा। और मैं आपको बताते चलूं कि वहां पर इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंट और बायोलॉजी की पीडीएफ ऑलरेडी आ चुकी है। साथ ही साथ इस बुधवार तक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाए। मुझे बहुत ही खुशी है दोस्तों कि आप लोग लगातार जो है कि इस पीडीएफ को परचेस कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी तारीफ इतनी कर रहे हैं, इतना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी टीम का मनोबल इतना ऊंचा है कि आपके लिए और भी जो जो चीजें बना पाएंगे हम लोग इन शॉर्ट करके, जो बेहतर चीजें आपके लिए हो पाएगी वो सभी चीज हम आपके लिए करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसकी डेमो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पे 4 से 5 सब्जेक्ट के अलग अलग डेमो पीडीएफ हमने बना रखे हैं, पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, या फिर परसों या एक दिन पहले मैंने पोस्ट किए, वहां से आप इसको देख सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि पीडीएफ आपको परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो आप पीडीएफ के साथ अगर हमारी ये रेगुलर क्लासेस देखते हैं जो पूरी यूट्यूब पर फ्री है, सभी के लिए फ्री है, चाहे आप पीडीएफ खरीदें या ना खरीदें, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए, ये तो थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी की एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसमें हम लोगों ने 2 से 3 टॉपिक कवर किए, और अब हम चल रहे हैं आज के नए टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, ह्यूमन एरर के तौर पे है, जो लिखते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहां पर आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था बीओसी की स्थापना, ये नियामक अधिनियम जो था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा नहीं स्थापना की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना 1784 के एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा की गई थी। और जबकि 1773 के द्वारा क्या स्थापित था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में पहली बार। तो ये थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। हालांकि मैंने पीडीएफ में भी अपडेट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ दोस्तों के पास पीडीएफ में ये चीज मिस्टेक लिखी हो तो उसे प्लीज करेक्ट कर लेना। 1784 के द्वारा बीओसी को अधिनियमित किया गया, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करती थी। बस इसी चीज को अपडेट करना था मुझे। और अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी घटना चक्र के आपके जो चैप्टर्स हैं, 20, 25, 40 जो भी हैं, वो सारे चैप्टर हम लोगों ने कवर किए। किसी भी चैप्टर को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। सारे चैप्टर इसमें बेहद ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, मल्टीपल डायमेंशन के साथ हमने इसको कवर किया है। और जितनी हेल्पफुल ये पीडीएफ आपके आरओ एग्जाम के लिए है, उतनी ही ये हेल्पफुल आपके यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि घटना चक्र हम दोनों ही एग्जाम में पढ़ते हैं और घटना चक्र को हमने कंपाइल करके शॉर्ट कर दिया है, तो आपके दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिट है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं। तो चलिए, आज की हमारी जो क्लास शुरू होगी वो आज हमारा होगा चौथा चैप्टर, संविधान का स्रोत। कि जो भारतीय संविधान को तैयार किया गया है, वहां पे जो भी प्रोविजन रखे गए, जो भी प्रावधान रखे गए, वो किन देशों से लिए गए, कहां कहां से लिए गए, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे, पहला ही पॉइंट है कि उद्देशिका का विचार और उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका मतलब क्या है दोस्तों? ये प्रस्तावना की बात है।
जिस उद्देशिका को या उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन बात आती है कि संविधान में या नेहरू जी के विचार में ये जो उद्देशिका का विचार या उद्देशिका की भाषा कैसे आई, तो ध्यान देना कि उद्देशिका का अगर विचार आपसे पूछा जाए प्रश्न में तो आपको उत्तर देना है यूएसए, जबकि ऑप्शन में आपको ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमने जो उद्देशिका की भाषा यूज की है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए स्वतंत्रता अभिव्यक्ति वगैरह, ये सारी चीजें इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो ध्यान देना कि अगर आपसे उद्देशिका का विचार पूछा जाए तो आपको यूएसए लगाना है, लेकिन अगर भाषा पूछी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया लगाना है। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों जहां पर एग्जामिनर आपको फंसाता है और आप उसकी जाल में फंस के प्रश्न को गलत कर देते हो, जबकि प्रश्न आपको आ रहा होता है। फिर एक और आता है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहां से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, क्योंकि यूएसए से स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका का विचार लिया गया, जहां पे न्यायपालिका को ये शक्ति है कि अगर विधानसभा के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो या तो कहीं ना कहीं विधि का उल्लंघन कर रहा है या मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को यूएसए के संविधान से मिली है। वहीं भारतीय एवं अमेरिकी व्यवस्था में अगर हम समानता की बात करें तो क्या समानता है कि संविधान की व्याख्या या निर्वचन उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। अर्थात कभी कभी यह भी पूछा जाता है 3-4 ऑप्शन देके कि भारतीय और अमेरिकी व्यवस्था में क्या समानता है, तो सबसे बड़ी यही समानता है कि चाहे आप अमेरिकी संविधान की बात करो चाहे भारतीय संविधान की, दोनों ही जगह संविधानों की जो व्याख्या करनी होती है, किसी जटिल भाषा को आसान करना होता है, तो उसकी निर्वचन करना या उसकी व्याख्या करने का जो राइट है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को है। अब यहां पर यूपीपीसीएस आपसे आरओ एक आपसे प्रश्न पूछता है घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए, और वो ये प्रश्न होता है दोस्तों कि क्या भारत में जो भारतीय संविधान है उसकी व्याख्या हाई कोर्ट भी कर सकता है या केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इसका क्वेश्चन आप पर मैं छोड़ देता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में ही वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा कि क्या सही उत्तर है। लेकिन ये प्रश्न मैंने आपकी झोली में डाल दिया, अब देखता हूं मैं इसे आप कैसे सही करेंगे और कैसे गलत करेंगे। फिर अगला आता है पॉइंट कि भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ है दोस्तों, इसकी संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे राज्यों के समझौते के परिणाम स्वरूप अमेरिका का निर्माण हुआ है, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट मींस कि वहां पे राज्यों के संयुक्त रूप से अमेरिका का निर्माण हुआ। तो क्या भारत में भी जो राज्यों को मिला के हमने निर्माण किया है वो वहीं से प्रोविजन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत में राज्यों का आपस में कोई समझौता नहीं हुआ था, बल्कि शक्तिशाली केंद्र के द्वारा, शक्तिशाली पावर के द्वारा इस राज्यों को एकजुट रखने का प्रयास किया ताकि भारत अखंड बना रहे, भारत के टुकड़े न हो सके, भारत का विभाजन न हो सके। और ये प्रोविजन हमने ब्रिटिश जो प्रांत था कनाडा, जो कि कनाडा पहले कॉलोनी होता था, उपनिवेश होता था ब्रिटिश का, उससे ये प्रेरणा ली। और कनाडा का केंद्र सशक्त है, राज्य कमजोर है, यानी जब चाहेगा केंद्र आवश्यकता पड़ने पर राज्यों का विखंडन कर सकता है। और इसी का परिणाम आप देखोगे भारत में कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के राज्य बने, फिर चाहे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, या फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, या तेलंगाना को आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, आसाम से बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट अलग हुए। तो ये कैसे हो रहे हैं? ये इसी वजह से हो रहे हैं कि हमने सशक्त एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि यूएसए में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं ये सारे डायमेंशन आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और यही इस शॉर्ट नोट्स की खासियत है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स के साथ क्लास को करते हैं तो आपको बेहद ही हेल्पफुल रहेगा जो है कि। फिर आगे देखते हैं, समवर्ती सूची का जो विचार आया दोस्तों वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से आया है। हालांकि अगर कुछ लोगों को यह भी डाउट होगा कि 1935 का जो भारतीय संविधान था, या यूं कह सकते हैं कि जो भारत परिषद अधिनियम था, ठीक है, 1935 का, उससे हमको राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची मिली है। तो ध्यान देना कि यहाँ पे समवर्ती सूची का जो विचार है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन उसके बहुत सारे प्रोविजंस हमने 1935 के अधिनियम से कॉपी कर लिए हैं, लेकिन ये विचार ऑस्ट्रेलिया से आया। फिर एक होता है कि राज्यसभा में
जो विशेष योग्यता या प्रतिभा के आधार पर सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का, ये आयरिश संविधान भी लिख के आता है कभी कभी, या फिर आयरिश का ही मतलब होता है आयरलैंड, या फिर आपका आंसर होना चाहिए आयरलैंड। तो दोनों ही स्टेटमेंट सेम होते हैं, तो आयरिश संविधान कह सकते हो या फिर आयरलैंड कह सकते हो। अब यहां पर आप कहोगे कि सर आपने सारे पॉइंट नहीं लिखे हैं जो है कि कहां कहां से लिए गए हैं। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं एग्जाम में, उन्हीं को यहां पर प्रोविजन किया गया और एग्जामिनर भी उसी कॉन्फ्लिक्ट वाले को लेकर फंसाता है। फिर यहां देखेंगे कि आपातकाल का जो उपबंध लिया गया है दोस्तों, वो आपके जर्मनी संविधान से लिया गया, जिसको वाइमर संविधान भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको वाइमर संविधान भी देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो जर्मनी संविधान की बात कर रहा है आपातकाल के उपबंध को। आप इसमें जैसे जैसे नोट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वैसे वैसे आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, और मैं प्रॉपर आपको चीजें समझाते हुए चलूंगा, ताकि आप नोट्स के साथ क्लास देखोगे तो मजा आएगा। फिर यहां देखते हैं अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो ये कनाडा से ली गई है। अब बात होती है कि कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? केंद्र सरकार के पास थी, इट मींस कि गवर्नर के पास। तो भारत ने भी क्या किया, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची के अलावा जो बचे हुए विषय थे वो उठा के अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया, और उठा के किसे दे दिया? केंद्र सरकार को दे दिया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास हैं। तो इसका मतलब भारत और अमेरिकी संविधान या प्रावधान में ये अंतर देखने को मिलता है। फिर वहीं हम देखेंगे कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 301 में है, यह विचार हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहीं आप ऐसा मत सोचना कि व्यापार, वाणिज्य वगैरह करने का जो प्रावधान है वो पश्चिमी देशों से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, तो गलत हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वहीं केंद्र राज्य संबंध की बात करें जो 7वीं अनुसूची में दिए गए मतलब भाग में, तो आप देखोगे ये कनाडा संविधान के अंतर्गत आता है, यानी कनाडा संविधान से कॉपी किया। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का जो प्रोसीजर है दोस्तों, कैबिनेट गवर्नमेंट या मंत्रिमंडल सरकार, ये जो भी प्रोविजंस है ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिए। कहां से लिए? ब्रिटिश संविधान से। हालांकि ब्रिटिश संविधान से हमने इकारी नागरिकता भी ली है, एक राज्य की नागरिकता नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक भारत की नागरिकता होगी। वहीं से हमने जो है कि क्या देखा कि मंत्रिमंडल सरकार को लिया है, वहीं से हमने संसदीय व्यवस्था को भी ग्रहण किया है, क्योंकि संसद में ही तो मंत्रिमंडल होता है। तो ये सभी चीजें हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो ये जापान से है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए विधि का शासन, ध्यान देना, देखो विधि का शासन अगर ये पूछा जाता है रूल ऑफ लॉ, तो आप इसके लिए क्या लगाओगे कि हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, क्योंकि एवी डायसी जो ब्रिटिश विचारक थे उन्होंने ये प्रोविजन दिया कि भाई विधि का शासन होना चाहिए, किसी राजा का शासन नहीं होना चाहिए, किसी निरंकुश आदमी का शासन नहीं होना चाहिए, हिटलर मुसोलिनी जैसे लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। शासन हमेशा विधि का होना चाहिए, कानून का होना चाहिए, जो सबको मान्य हो और जो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका विधि का शासन जो ब्रिटेन से लिया। लेकिन यहां पे जो स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं मैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर केंद्र सरकार किसी भी अधिकार को छीनना चाहती है या किसी नए टैक्स को इंक्लूड करना चाहती है या कोई नई नियम बनाना चाहती है, तो केंद्र सरकार अपने मर्जी से नहीं बनाएगी, बल्कि उसको संसद के माध्यम से एक विधि बनानी पड़ेगी, विधि को पारित कराना होगा और आम जनता के समक्ष रखना होगा, लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी कानून आप परिवर्तित कर सकते हो। और यहीं पर आर्टिकल नंबर 21 के केस को, मेनका गांधी जो केस था 1978 का मेनका गांधी केस, यही जो मेनका गांधी आपके बीजेपी सांसद है, वरुण गांधी की माता जी, जो वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद है और मेनका गांधी रायबरेली से सांसद है। तो ये जो है जब 1978 में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, मतलब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस समय, और वो विदेश जाना चाह रही थी, तो उसी समय इनको विदेश जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया गया इनका। और ऐसी स्थिति में तब इनसे कह दिया गया कि आप विदेश वगैरह नहीं जाओगे। तो ऐसे में आर्टिकल 21 का इन्होंने हनन किया, मतलब हनन हुआ इनके, और सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय हुआ तो उन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप विधि के द्वारा कोई भी प्रक्रिया बनाओगे और किसी का भी अधिकार छीन लोगे, बल्कि आपको यह भी देखना होगा कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया है कि नहीं। ऐसी प्रक्रिया, यहाँ पे ध्यान देना, उचित वर्ड में यूज कर रहा हूँ, स्थापित प्रक्रिया आपकी खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1978 के इस केस में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ आपको विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का भी पालन करना चाहिए जो मानवता के प्रति न्यायपूर्ण हो। और जब आपसे अगर पूछ ले कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया कहां से ली गई है तो आपको उत्तर देना है दोस्तों यूएसए से। ठीक है, अब यहां पे विधि से समझ 3 शब्द आ रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन आपका गलत होगा तो फिर आप समझ लीजिएगा बहुत गलत होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं लेकिन आप अगर उस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये गलत होगा। देखिए, पहली चीज, अगर आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो आपको उत्तर क्या देना है? जापान देना है। और अगर प्रश्न आ जाता है कि विधि का शासन, केवल ये वर्ड आ जाता है विधि का शासन कहां से लिया गया, तो आपको लगाना यूके अर्थात कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन हो गया। और अगर आ जाता है कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, मतलब विधि की उचित प्रक्रिया, ध्यान देना उचित प्रक्रिया स्थापित की जगह अलग करके, तो ये आपका आ जाता है यूएसए से। तो तीनों बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं एक और पॉइंट को देखते हैं कि राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। ये कनाडा, आपको भी पता है कि भारतीय संविधान में जो राज्यपाल की भूमिका है वो दोयम दर्जे की है। एक तो वो राज्य का मुखिया होता है, राज्य की कार्यपालिका का, दूसरा वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में होता है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, किसी इंपॉर्टेंट विचार को रख, मतलब प्रस्ताव को रख लेता है किसके लिए? राष्ट्रपति के विचार के लिए। अगर ये कनाडा से प्रेरित नहीं होता, यूएसए से होता, तो भाई राज्य का जो सर्वोच्च मुखिया राज्यपाल वो राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, तो राष्ट्रपति के समक्ष वो विचार के लिए नहीं रखता। लेकिन ब्रिटेन, कनाडा, भारत जैसी जो भूमिका है, ऐसे में क्या होता है कि राज्य का जो मुखिया होता है राज्यपाल, वो कुछ विधेयकों को जानबूझ के या फिर जरूरत पड़ने पे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेता है, और यह विचार हमने कनाडा से लिया है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। दूसरा, लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ वो किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। अब यहां पर भी 2 बातें होती हैं। पहली बात कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किसे कहते हैं? अमेरिका का कहते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ये गर्व हमारे पास है, क्योंकि हमारे संविधान में जब पहली बार बनाया गया तो 395 अनुच्छेदों का समावेश किया गया, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। वर्तमान में 395 से बढ़ के जो सब क्लॉज कई सारे जोड़े गए वो लगभग 450 पहुंच गए। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा संविधान है पूरी दुनिया में भारत का। लेकिन अगर प्रश्न है कि भारत दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान आया कहां पे, उसका विचार कहां पे हुआ, तो हम कहेंगे अमेरिका में। तो ये आपने चीजों को समझ लिया कि कैसे आपको यहाँ पर इन प्रश्नों को टैकल करना है, और जो इससे अलग बनने वाले जो प्रश्न है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं कि ताकि आपके सारे डाउट्स निकल जाएं। अब यहाँ पर देखते हैं, अच्छा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दो दोस्तों कि जल्दी ही हम इसके तीसरे सब्जेक्ट की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। हो सकता है 2 से 3 दिन बाद में एक दिन में 3 क्लास लेकर आऊं, ताकि आपके आरओ एग्जाम तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए, और साथ में आप लोग पीडीएफ परचेस करके अपना सेल्फ स्टडी भी आप इसमें करते रहिएगा। 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको घटना चक्र जैसी सीरीज पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप पेपर को बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे। और उसको कहां से लेना है पीडीएफ को, तो बता ही रखा मैंने कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहां से आप क्वेरी कर सकते हो। डेमो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं यहाँ पे संविधान के भाग। ये क्या होता है दोस्तों? संविधान के भाग का सीधे सीधे प्रश्न कैसे आता है? मैचिंग करने के लिए आता है। तो यहाँ पर तो बस मैं आपको रटवाऊंगा और तरीके से बताऊंगा कैसे। तो देखिए, पहले तो होता है संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक की बात होती है। और इसमें जो 1 से 4 तक में क्या होता है, संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की जाती है कि भारत कितना संघ है और कितने इसमें राज्य क्षेत्र है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, इन सभी के बारे में प्रावधान होता है। और हम आगे अनुच्छेदों को भी समझेंगे कि पहले अनुच्छेद में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में कैसे राज्य की स्थापना होती है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दोनों में राज्यों की स्थापना होती है, लेकिन दोनों के प्रोविजन अलग अलग होते हैं। इस चीज को भी मैं आपको क्लियर करूंगा। फिर भाग 2 देखेंगे, जहां पे आर्टिकल आपको 5 से 11 तक मिलेगा, जिसमें नागरिकता मिलेगी, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के बारे में बताया गया कि कैसे आप किसी देश की नागरिकता ले सकते हो, किसी देश मतलब भारत की नागरिकता। और आर्टिकल 11 संसद को अधिकृत करता है नागरिकता संबंधी कानून बनाने के लिए, तो ये भी प्रोविजन मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसी में आप देखोगे कि भाग 3 होता है, जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड होता है, और जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर हम 35 तक की बात करते हैं कि कैसे अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं, जिसमें राज्य की परिभाषा दी होती है कि जितने भी सरकारी मैकेनिज्म होते हैं, मशीनरी होती है, वो सभी कुछ राज्य के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा
कि भाग 1 के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र होता है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में डीपीएसपी। मैं आपको इसी के साथ यह भी बताऊंगा कि कौन-कौन से भाग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार-बार वो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ऊपर के जो मैंने आपको भाग 1, 2, 3, 4 इवन कि 5 तक भी आप ले लोगे तो सिंपली मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन वो क्या करते हैं एग्जामिनर, भाग 8, 9 से शुरू करते हैं और 15, 16 के आसपास ज्यादा पूछते हैं, जहां से कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो मैं उसको याद करने का तरीका आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बता दूंगा, तो आपको याद हो जाएगा। फिर आती है भाग 4 की बारी, जो कि डीपीएसपी है, और कहां से शुरू होता है, मौलिक अधिकार 35 पे खत्म हो रहा है, 36 से शुरू होकर 51 तक जाता है। वहीं भाग 4A में जो कि संवैधानिक संशोधन किया गया, कौन सा, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह किया गया। देखिए इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड चीजों को हमने लिखा है और इंटरकनेक्टेड चीजों को हम समझा रहे हैं, ताकि आपका एक ही जगह पे 2-3 पॉइंट कवर हो जाने चाहिए, सारे पॉइंट नहीं, 2-3 पॉइंट कवर हो। फिर हम जब चैप्टर में बढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य में, तो वहां पे पूरा डिटेल से समझ लेंगे। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था, लेकिन प्रारंभ में हमने केवल 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े थे। 11वां जो मूल कर्तव्य था दोस्तों, वो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या गार्जियन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को 6 से 14 के बीच में, 6 से 14 वर्ष के बीच की शिक्षा प्रदान की जाए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, जो भाग 5 में आता है आपका संघ के बारे में, यानी कि आर्टिकल नंबर 52 से शुरू हो जाता है यहाँ पर, और इसी संघ में आपकी संसद भी आ जाएगी, इसी संघ में राष्ट्रपति आएगा, इसी संघ में आपके प्रधानमंत्री आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, उसकी कार्यपालिका, और इसी में आपके आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएंगे भाग 5 के अंतर्गत संघ में, अर्थात जो भारत सरकार के अधीन या भारत सरकार के स्तर पे काम करते हैं संपूर्ण भारत के लिए। फिर भाग 6 आता है, जिसमें राज्य की बात की जाती है, जिसमें आपका राज्य का हाई कोर्ट आएगा, राज्य का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, राज्य का कार्यपालिका आएगी, राज्य का विधानमंडल, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी जो अपने अपने राज्यों के लिए काम करते हैं, तो ये भाग 6 में आएगा। भाग 7 की बात करें तो ये भी अब तो नहीं पूछा जाता, पहले पूछे जाते थे, तो इसको याद रखना कि निरसित हो चुका है, अर्थात इस भाग के जितने भी प्रोविजन थे उनको समाप्त कर दिया गया, यानी उनका अब कोई इंप्लीमेंट नहीं है। अब निरसित का मतलब ये नहीं है कि संविधान नए तरीके से लिखा गया और भाग 7 को हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। भाग 7 अपनी जगह लिखा हुआ है, लेकिन उसको लास्ट में एक लाइन में समराइज कर दिया गया कि दिस इज द एंड ऑफ हो गया, मतलब कि निरसित कर दिया गया, अब इसके कोई भी प्रावधान इफेक्टिव नहीं है, यानी प्रभावी नहीं है। फिर आता है आपका भाग 8, जो कि कई बार पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को राज्य के तो बारे में पता होता है भाग 6 में, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, आर्टिकल नंबर 238 से लेकर 241 तक के बीच में होता है, जिसमें दिल्ली की स्थिति आती 239 ए करके होती है। तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा और इसमें सारी चीजें होती हैं, तो ये संघ राज्य क्षेत्र की बात करें। प्रारंभ में जब संविधान बना था दोस्तों, तो केवल भाग 8 की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद भाग 9 की बात करेंगे, तो इसमें पंचायतें। अब आप कहोगे कि सर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो है कि, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपको चलते रहना है कि भाग 9 में पंचायतों की बात की जाती है, और पंचायतों से संबंधित 2 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है 73वां, जो कि पंचायती राज संहिता है, और एक होता है 74वां संवैधानिक संशोधन। ये दोनों ही 1992 में प्रस्तुत किए गए थे, हालांकि 1993 के नाम से इसको जानते हैं। और लक्ष्मी मल सिंघवी साहब की जो समिति थी 1986 में, कब हुई थी, 1986 में गठित हुई थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि उनके पुत्र जो राजीव गांधी थे उनकी गवर्नमेंट थी, और उनके समय ये पारित हुआ और संवैधानिक दर्जा इसको मिला पंचायती राज संस्थाओं को। फिर उसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई, 1/3 हर एक स्तर पे। फिर जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिला। तो ये सब चीजें हम आगे और डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है भाग 10 स्पेशली, भाग 11, भाग 12 और भाग 13 है। ध्यान देना, मैं आपको बताते चलूं कि भाग 11 और 12 में एक बेसिक अंतर है जो क्लियर करना है आपको। तो ऊपर कर लेते हैं इसको जरा। अब देखिए भाग 10 में क्या दोस्तों, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, जिसके लिए आप देखोगे कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपको मिलेगी शेड्यूल 5 यानी कि 5वीं अनुसूची, और जनजातीय क्षेत्रों के लिए यानी कि ट्राइबल एरिया के लिए मिलती है अनुसूची 6। और इस 6 में केवल 4 राज्य आते हैं, जिसको ट्रिक मैंने बना रखी है, क्या, अत्रि, मेमी। इट मीन्स कि अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। अत्रि, मेमी जो कि 4 राज्य हैं, अनुसूची 6 में आते हैं। और ये जो अनुसूची 5 और 6 के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, तो ये भाग 10 में आते हैं। और भाग 11 की बात करें तो यहाँ पे संघ राज्य के बीच में संबंध की बात की जाती है कि संघ और राज्यों के बीच में कैसे विधायी संबंध होंगे, कैसे प्रशासनिक संबंध होंगे, कैसे टैक्स के संबंध में होंगे, ये सारी चीजें।
तो आप ध्यान देना कि भाग 11 में केवल दो संबंधों की बात की गई है, एक तो विधायी संबंध और एक प्रशासनिक संबंध, मतलब नीति बनाने के संबंध में कि संघ के विषय पे कौन नीति बनाएगा, राज्य के विषय पे कौन बनाएगा, समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा, अवशिष्ट शक्तियों पे कौन बनाएगा। उसी तरीके से प्रशासन के संबंध में भी इसमें व्यवस्था की गई है। लेकिन भाग 12 में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछ लिया गया था कि वित्त का संबंध कौन से भाग में है। तो कुछ स्टूडेंट जब मुझसे मिले थे एग्जाम के बाहर जो है कि, हालांकि उस समय मैं यूट्यूब पर पढ़ाता नहीं था, 2020 में मैंने मई में शुरू किया था इस चैनल को आप सभी के लिए, लेकिन पेपर हमारा उससे पहले ही हो चुका था। तब मैंने वहां पे देखा कि नहीं, पेपर तो दोस्तों 20 में तो कोविड था, अक्टूबर में हुआ था, हाँ उस समय जो है कि, तो ये जो प्रश्न था ये गलत हुआ था कई सारे बच्चों का, क्योंकि जनरली सभी लोगों ने पढ़ा है कि भाग 11 में ही होते हैं संघ और राज्य के संबंध, लेकिन डिटेल से पढ़ोगे तो प्रशासनिक और विधायी की बात होती है। लेकिन भाग 12 की अगर हम बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति और वाद की बात की गई, यानी किसी प्रकार का जो संपत्ति को लेकर वाद विवाद होता है, इवन की जो आपका कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी है, वो भी इसी भाग के अंतर्गत आता है। तो जितने भी वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में होते हैं। और जो आप आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक की बात करते हो, जिसमें व्यापार वाणिज्य समागम की बात होती है निर्बाध रूप से, आर्टिकल नंबर 301 में, वो आपका आता है भाग नंबर 13 में। याद रखना, ये सब ऐसे क्लॉज हैं दोस्तों जो सामान्यतः दोस्तों याद नहीं हो पाते लोगों को, या तो रटते रहते हैं या फिर वो इंटरकनेक्टेड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको चीजों को समराइज कर रहा हूं, आपके उन पहलू से जोड़ रहा हूं जो आप पढ़ते तो हो, रटते तो हो, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हो। फिर वहीं पे अगला आता है भाग 14, संघ और राज्यों की सेवाएं। अब यहां पर सेवाओं की मतलब जैसे यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट लेवल पर पीएससी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो इनके स्तर पे जो भी हम सेवाओं की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 312 का रोल होता है, 313, 14, इन सभी का, तो यहां पर आप देखोगे कि संघ और राज्यों की सेवाओं के लिए भाग कौन सा है, 14। फिर इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, क्योंकि भाग जो आपका 14 है वो आपका आर्टिकल नंबर 323 पर ही कंप्लीट हो जाता है। और यहीं पर एक भाग छूट गया है, छूटा नहीं है दोस्तों, आगे मैंने उसको लिखा, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि भाग 14 के साथ एक और भाग आता है आपका 14A, जो ट्रिब्यूनल से संबंधित होता है, जो अधिकरण होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं या अन्य प्रकार के अधिकरण होते हैं, जिसके लिए आर्टिकल नंबर 323A की बात करते हैं, संशोधन करके जोड़ा गया 323A या 1 कह दीजिए। तो ये इससे संबंधित है, और संघ राज्य की जो सेवाएं होती हैं सिविल सर्विसेज की, वो आपकी 323 पे कंप्लीट हो जाती है। फिर भाग 15 की बात करेंगे, जो आपके निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 324 में होता है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा, आप पढ़ते भी हैं। इसी में आर्टिकल नंबर 326 को आप पढ़ते हैं कि वयस्क नागरिक जो होगा वो मतदान करेगा, यानी वयस्क मताधिकार का प्रोविजन होता है इसी में। तो ये सभी आप आर्टिकल तो पढ़ लेते हो, लेकिन उसके भाग को कनेक्ट नहीं करते हो, तो इस तरीके से आपको याद नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। फिर वहीं पे भाग 16 में कहा गया कि कुछ वर्गों का विशेष उपबंध करना। अब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करना, जैसे कि महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, SC ST के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, इनके लिए सरकार जो है कि अपनी नीतियों के माध्यम से, DPSP की पॉलिसी के माध्यम से, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। फिर भाग 17 की बात करेंगे, जिसमें आप पढ़ते हो अनुसूची 8। क्या पढ़ते हो? अनुसूची 8 को पढ़ते हो ना, राजभाषा के तौर पे भाषा, जो कि 22 भाषाओं का समूह है हमारे अनुसूची 8 में, उसी में ये राजभाषाओं की चर्चा की जाती है, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 343 से शुरू हो जाता है, जिसमें हिंदी राजभाषा की बात की जाती है, देवनागरी लिपि की बात की जाती है, राज्यों की राजभाषा की बात होती है, केंद्र की राज्य भाषा की बात होती है। तो इन सभी प्रोविजंस को हम लोग भाग 17 में कवर करते हैं। और जो आप आपातकाल पढ़ते हो ना, जो 3 प्रकार के आपातकाल रटते हो आप, कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, फिर 356 में प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है राज्य में, या संवैधानिक तंत्र, तो हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, ये तीनों ही प्रकार के आपातकाल आप लोग भाग 18 में पढ़ते हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी मैंने पढ़ाया भी है, हालांकि नहीं पूछूंगा क्योंकि ये सामने ही मेरे को पूछना था आपातकाल का उपबंध कहां से आता है, जर्मनी के संविधान से, ये सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं पूछ रहा। फिर उसके बाद आता है आपका भाग 19। भाग 19 एक प्रकीर्ण के नाम से बस इसको लिखा गया, और इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, बहुत रेयर ही इसको पूछा जाता है, एग्जामिनर इस पे फोकस नहीं करता। लेकिन भाग जो 20 है आपका, जिसमें आप लोग आर्टिकल 368 को पढ़ते हो, संशोधन करने के जो प्रोविजन होते हैं कि किस तरीके से आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, तो इस पूरे क्लॉज को जो पढ़ा जाता है वो संविधान का संशोधन आर्टिकल नंबर 20। और जम्मू कश्मीर का जब से आर्टिकल
370 हटा दिया गया, इट मीन्स की धारा हटा दी गई 370, तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बन गए और ये बहुत डिबेटेबल हो गए, बहुत चर्चा में रह गए। हालांकि अभी कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ थी उसने कहा कि जो आर्टिकल 370 थी वो अस्थायी प्रावधान था। अस्थायी का मतलब है कि एक समय परिस्थिति में उसको हटा दिया जाएगा, जो कि 2019 में, अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपति आदेश के द्वारा हटाया गया है, जो वैलिड माना गया है। क्या माना गया? वैलिड माना गया। अभी कल की ही अपडेट है। तो देखिए करंट अफेयर से चीजों को अपडेट कैसे करना होता है, ये भी आपको चीजें सीखते रहनी चाहिए। हालांकि मैंने ये एक एग्जांपल बता दिया कि आपने पढ़ा होगा न्यूज में, लेकिन आपको भाग 21 से जोड़ना चाहिए। अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान अगर थे तभी तो जम्मू कश्मीर को फिर हमने परमानेंट कर दिया यूनियन टेरिटरी, तो ये अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान हो गए। फिर भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम है, प्रकाशन है, प्रारंभ है, जो भारत के बारे में जो भी चीजें, हर एक चीज के बारे में संक्षिप्त नाम इसमें दिए हुए हैं। अब उन संशोधनों की बात हम करेंगे जो संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए। जैसे भाग 9A को जोड़ा गया है आपके नगर पालिका से संबंधित, और भाग 9B के द्वारा जोड़ा गया सहकारी समिति। हालांकि भाग 9 को भी जोड़ा गया जिसमें अंतर्गत हमने पढ़ा पंचायती राज, और भाग 14A जो मैंने आपको बताया अधिकरण को जोड़ा गया ट्रिब्यूनल को, ठीक है, और जिसमें आर्टिकल नंबर 323A के बारे में बात होती है, प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरण, जैसे न्याय हरित हो गया, NGT होती है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अधिकरण या भाग 14A में जो संशोधन किया गया ये कौन से नंबर का संशोधन था। जैसे 95वां संविधान संशोधन, 92वां था, 91वां था, कौन सा था ये आपको बताना है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों ने भाग 4A को जोड़ा था जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, और आर्टिकल नंबर 51A को हम लोगों ने इसमें ऐड किया था। यहां तक चीजें समझ में आ गई। और अब जरा हम थोड़ी सी और एक चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा है जिसमें ये लिखा जा रहा है कि भाग 11 का अध्याय 1 में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध की बात करता है। ध्यान देना 245 से 255, और भाग 11 के ही अध्याय 2 में संघ और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की बात की जाती है 256 से 263 तक। तो ये भी प्रश्न आपके यूपी पीसीएस का ही पूछा गया है, ये कहीं और से नहीं है। कि भाग 11 में 2 चैप्टर है, जिसमें पहले चैप्टर में विधायी संबंध पूछा जाता है क्योंकि इसका आर्टिकल पहले आता है, और इसी में आप पढ़ोगे 249 पढ़ते होगे, आर्टिकल 248 पढ़ोगे, आर्टिकल 250 पढ़ोगे, आर्टिकल 253 पढ़ोगे, जिसमें क्या पढ़ते हो कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की अगर सहमति हो तो संसद उस पर कानून बना सकती है राज्य सूची पे। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों संधियों को पारित करने के लिए राज्य सूची पे कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा के द्वारा 2/3 विशेष बहुमत से अगर पारित कर दिया जाए तो राज्य सूची पर विषय कानून बना सकती है। तो ये सारे जो प्रोविजन आप पढ़ते हो वो इसी विधायी संबंध में ही पढ़ते हो, भाग 11 में ही पढ़ते हो। और उसके दूसरे चैप्टर में आता है प्रशासनिक संबंध, जिसमें 256 से 263 तक के बारे में ब्यौरा दिया होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि 264 से आपका दोस्तों शुरू होता है और लगभग आर्टिकल 300 तक जाता है, जिसमें आप भाग 12 के अंतर्गत वित्तीय संबंध पढ़ते हो, और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 300 क में आपको मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई जी की जो जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा हटा दिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए मैंने सारी चीजों को इसको कनेक्ट कर दिया है, और अब हम लोग कुछ अनुच्छेदों की भी बात कर लें। हालांकि यहाँ पे सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, ना ही मैंने लिखे हैं, बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कई बार आते हैं मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए, तो उनको हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि आपको बार बार किसी और अनुच्छेद को ना पढ़ के केवल इसी को बार बार रिपीट करते रहना होगा। जैसे कि आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आर्टिकल 1 तो आपको पता ही है कि संघ और राज्य क्षेत्रों की बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता था दोस्तों जब मैं घटना चक्र पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था, इट मीन्स की पॉलिटी मैंने पढ़ाई थी, उसकी प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है। अगर आप घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज को बुक से पढ़ना चाहते हो तो मैंने लगभग 30 से 35 क्लास में सभी लेक्चर खत्म किए। जैसे ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हो गए, बायोलॉजी हो गई, सभी सेक्शन वहां पे कंप्लीट किए गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी बस रह गई है जिसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं 10-12 लेक्चर में, और अभी बाकी है, वो भी मैं कराऊंगा जल्दी से जल्दी। तो आप वहां पर भी इसको पढ़ सकते हो। और अभी हम लोग पीडीएफ तैयार करने पर पूरा फोकस किए हुए हैं, तो हो सकता है बुधवार या बृहस्पतिवार तक आपको एक और अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी जिसमें हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इनके नोट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसकी पीडीएफ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें। लेकिन तब तक आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और साथ ही साथ बायोलॉजी, जिसकी पीडीएफ से आप सेल्फ स्टडी करते रहें, चीजें समझते रहें। क्लासेस में लगातार दे ही रहा हूं, आप वहां से उसको रिवीजन भी कर सकते हैं।
तो बहुत सारे स्टूडेंट का दोस्तों कमेंट आता था कि सर आर्टिकल नंबर 2 और 3 दोनों में ही नए राज्यों की स्थापना हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो दोनों राज्यों का कैसे हो रहा है। तो इतनी सी बात ध्यान देना कि जो आर्टिकल नंबर 3 है दोस्तों, ये तो भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य पहले से हैं, ठीक है, उन्हीं राज्यों में या तो नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा या उनकी कुछ सीमा परिवर्तित कर दी जाएगी, या किन्हीं भी एक बड़े राज्य को तोड़ के 2 या 3 छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया जा सकता है संसद के द्वारा, साधारण विधेयक के द्वारा। इसमें किसी भी प्रकार की विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल नंबर 3। अब जैसे मैं अगर कहूं कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर यूपी को तोड़ के बुंदेलखंड के क्षेत्र में पूर्वांचल के रूप में, पश्चिमांचल के रूप में तोड़ दिया जाए, अलग अलग राज्य बना दे, तो इसके लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी संसद। या फिर यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ, यूपी से एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो कौन सा आर्टिकल प्रयोग हुआ? आर्टिकल नंबर 3 प्रयोग हुआ। लेकिन जब किसी बाहरी देश के माध्यम से या बाहरी देश से जब हम किसी भूमि को, लैंड को या किसी छोटे से प्रदेश को एक्वायर करते हैं, तो हम आर्टिकल नंबर 2 में संशोधन करते हैं। जैसे आपको पता होगा 3 बीघा गलियारा का जो समझौता हुआ था भारत बांग्लादेश के साथ, और साथ ही साथ 50 और 111 गांवों का एक इनक्लोव का समझौता हुआ था 2017-18 के आसपास, जिसमें भारत ने 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश से लगभग 51 गांव जो है कि ले लिए। अब वो जो गांव है, वो जो क्षेत्र है, जिस राज्य में शामिल किए जाएंगे, उसे किसी ना किसी राज्य की तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना वहां के लोगों को, है ना। तो वो जो गांव आएंगे या वो जो क्षेत्र आ रहा है किसी दूसरे देश का, अब वो भारत में शामिल हो रहा है। इट मींस कि भारत में एक नए राज्य का प्रवेश हो रहा है। तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। कल को हम श्रीलंका का जाफना छीन लें और भारतीय राज्य में शामिल कर लें, तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 2। कल को हम पाकिस्तान का कराची छीन लें और गुजरात में मिला दें, तो कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा? आर्टिकल नंबर 2। लेकिन मैं कहूं कि महाराष्ट्र को तोड़ के विदर्भ अलग बना दो, गुजरात को तोड़ के कच्छ अलग बना दो, तमिलनाडु को तोड़ के कोई और राज्य बना दो, ये है तो भारत के ही राज्य, इन्हीं का तो विखंडन हो रहा है। तो इसमें हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और डाउट आता है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22 को लेकर। ये देखिए वो सारे टॉपिक मैंने कवर किए दोस्तों, जो आपको मैक्सिमम डाउट होते हैं उन्हें भी आप क्लियर कर लीजिए आज। बिल्कुल बहुत अच्छे मूड से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल समझते रहिए। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। या तो आप फिर हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, वहां भी चीजें पूछ सकते हो आप। तो बिल्कुल आप बेझिझक अपनी क्वेरी को पूछिए, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अच्छे से उनकी क्वेरीज आप करेंगे तो आपको रिप्लाई बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए यहां पर देखेंगे आर्टिकल नंबर 20 और 22, ये भी कई बार आता है एग्जाम में मिलाने के लिए। तो यहां समझना है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और दूसरा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से निषेध। अब यहां पर समझना है कि पहले अपराध आप पे घोषित होगा या पहले आपकी गिरफ्तारी होती है, समझने वाली बात है। हालांकि आप तो कहोगे सर पुलिस आती है और वारंट दिखाती है, गिरफ्तार कर लेती है, लेके चल देती थाने में। तो दोस्तों उस गिरफ्तारी को हम गिरफ्तारी नहीं कहते, वो तो पुलिस का रूटीन फॉलो है कि वो आएगी और आपको पुलिस की गाड़ी में बैठाएगी, तो जाके थाने में इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी और आपको फिर छोड़ देगी। इसे गिरफ्तार करना नहीं कहते, इसे कहते हैं पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं आपसे इंक्वायरी करने के लिए ले जाया गया, बाकायदा सरकारी वाहन में बैठा के। इसको हम गिरफ्तारी नहीं कहते। गिरफ्तारी का मतलब होता है जब आपके ऊपर अपराध क्या हो, साबित हो चुका हो, तब आपको एक अरेस्ट वारंट के माध्यम से पुलिस गिरफ्तार करने आती है, और तब गिरफ्तार करने के बाद आपसे इंक्वायरी नहीं करती, सीधे ले जाके जेल में डाल देती है। बात समझना मेरी। तो यहां पर बताइए कि पहले गिरफ्तारी होगी, पहले आपके ऊपर जो अपराध लगे हुए या जो दोष लगे हैं पहले उनको सिद्ध किया जाएगा। तो भाई आप कहोगे सर पहले मेरे ऊपर जो अपराध हैं, जो दोष हैं, पहले उसे सिद्ध तो कर लो, सिद्ध किया जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, पहले अपराध की घटना हो रही है, यानी कि पहले अपराध को हम दोष सिद्ध कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं आर्टिकल 20। और इसके संबंध में भी हमें कुछ संरक्षण है कि जैसे ये नहीं कि जबरदस्ती पुलिस हमसे कहे कि भाई आपको अपना गवाह या अपना अपराध कबूल कर लेना है, तो ये जबरदस्ती जो गिरफ्तारी होती है इसको वैलिड नहीं माना जाता। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति या अपने खिलाफ स्वयं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि दोष सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20। और जब आपके ऊपर अपराध घोषित हो गया, अपराध सिद्ध हो गया, दोष सिद्ध हो गया और कोर्ट ने आपको सजा सुना दी है, तब उस दशा में भी आपको गिरफ्तारी और निरोध से कुछ निषेध हो सकता है। अब जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट महिला है जो कम से कम 8 से 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, उसकी 1 आध महीने में डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे हम छूट दे सकते हैं कोर्ट के द्वारा कि ठीक है सर आपके ऊपर दोष या अपराध तो घोषित हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी की इतनी नाजुक हालत में आप हैं कि आपको जेल या ऐसी कठोर यातना नहीं दी जा सकती, तो आपको 1 महीने का एक
तरीके से क्या है कि कुछ दशाओं में निषेध कर दिया गया। दूसरा, कभी कभी होता है कोई अगर आप कोई आतंकवादी गतिविधि करने वाले या कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे राष्ट्र की अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने वाला है, तो भी आपको वहां पे निषेध मिलेगा, यानी कि कोई गिरफ्तारी से छूट नहीं मिलेगी। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब वहीं पे हम बात करेंगे सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला आर्टिकल, जो कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 39 का ए। क्या है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है दोस्तों, यानी कि राज्य की जो नीति हिंसक तत्व है उसमें आता है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। यानी कि चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, सभी लोगों को एक बराबर न्याय दिया जाएगा। यही हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका की पहचान है। वहीं हम उसे निशुल्क विधिक सहायता भी देंगे। अगर कोई व्यक्ति पैसे देकर सहायता नहीं ले पा रहा है, विधिक सहायता नहीं ले पा रहा है, हालांकि पुलिस बनाई गई है दोस्तों फ्री में हेल्प करने के लिए, पुलिस के कर्मचारियों को अगर सैलरी दी जा रही है तो इसीलिए तो कि वो राज्य की कल्याणकारी सहायता करे, लोगों को जो है कि सहायता पहुंचाए, लोगों की मदद करे। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से कोई गरीब व्यक्ति सलाह नहीं ले पा रहा है, सहायता नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि निःशुल्क सहायता आप ले सकते हो विधिक स्तर पे। फिर वहीं आर्टिकल 41 को अगर हम देखें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। लेकिन अब इसके आधार पे आप हड़ताल नहीं करोगे कि राइट टू वर्क मेरा है, मैं आर्टिकल 41 का प्रयोग करूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो है नहीं है भाई। सरकार के पास अगर बजट होगा आपको सैलरी देने के लिए तो आपको रोजगार देगी, सरकार के पास बजट होगा आपको फ्री शिक्षा देने के लिए तो आपको शिक्षा देगी। हालांकि आर्टिकल नंबर 6 से 14 तक की जो निःशुल्क शिक्षा है प्राइमरी स्तर की, वो आपके आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन बन चुका है, यानी कि फंडामेंटल राइट बन गया है। तो वहां पे तो लोगों को मिल रही है, फ्री में मिल रही है। तो ये हो गया। आर्टिकल नंबर 43B, ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 43B की बात करें तो ये सहकारी समितियों का संवर्धन। इट मींस कि जब सहकारी समिति जो कि 97 संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया, तो इसके लिए एक हमने भाग भी जोड़ा, एक अनुसूची भी जोड़ी, और साथ ही साथ हमने इसके लिए एक आर्टिकल भी जोड़ा। अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग हमने 9B जोड़ा था, ठीक है, 9B जोड़ा, और वहीं 43B आर्टिकल जोड़ दिया। साथ ही साथ 19(1)C के अंतर्गत हमने जहां पे संघ बनाने की जो मौलिक अधिकार है उसी में हमने इसको सहकारी समिति भी ऐड कर दिया। दूसरा आता है आर्टिकल नंबर 48A। अब ए लगने का मतलब इसको भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण करना और संवर्धन करना तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अब बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर कि पर्यावरण का संरक्षण है, वन्य जीवों का, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और साथ ही साथ आपका डीपीएसपी भी है। तो ये दोनों जगह सम्मिलित है दोस्तों। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसका क्या आंसर चयन करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और आर्टिकल पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति जो है कि इसमें वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है। और वहीं पे राष्ट्रपति से संबंधित कई सारे आर्टिकल आपसे मिलान करने के लिए आते हैं। तो कई बार पूछा था कि राष्ट्रपति जी की निर्वाचन पद्धति जो होती है वो किस आर्टिकल में वर्णित है, तो दोस्तों वो 55 में है। पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, भाई राष्ट्रपति हमारे पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति केवल 2 बार से अधिक पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि परंपरा में देखोगे तो कई सारे राष्ट्रपति 2 निर्वाचन के बाद तीसरे निर्वाचन में चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये परंपरा बन गई है, लेकिन ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन में 3-4 बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल लड़ सकते हैं, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। तो ये आर्टिकल 57 में है। वहीं राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो कम से कम 35 वर्ष की पूरी आयु कर चुके हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया उनको घोषित ना किया गया हो। तो ये सभी योग्यताएं आपके 58 में है। और शपथ या प्रतिज्ञान, ध्यान देना कि जब मैं अनुसूची आपको पढ़ाऊंगा तो अभी बता दूं कि आप देखोगे कि जो अनुसूची 3 है ना दोस्तों, उसमें जो है कि सामान्यतः जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ के प्रारूप के बारे में बात की गई, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों लोगों की शपथ को जो है कि अनुसूची से अलग रख के केवल और केवल, और उसके आगे देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग है, क्योंकि 2 आर्टिकल अक्सर आपको कंफ्यूजन करते हैं, एक तो 72 और एक 61। 72 में इसकी क्षमा दान की शक्तियां हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियां, लेकिन आपका जो महाभियोग होता है वो आर्टिकल नंबर 61 में होता है। और उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन किसमें होता है, तो आर्टिकल नंबर 66 में होता है। अब हम बात करेंगे इसकी संसद सदस्यता हेतु अर्हता, यानी कि संसद के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए लोगों को सदस्य बनने के लिए। जैसे अगर वो लोकसभा का सदस्य बनना चाह रहा है तो उसे
तो उसे 25 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, और अगर राज्यसभा का बनना है तो उसे 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो ये सभी जो योग्यताएं हैं, अर्हता है, वो आर्टिकल नंबर 84 में वर्णित है। वहीं स्पीकर के द्वारा जो निर्णायक मत लिया जाता है, सदन के अंदर अगर मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपना एक कास्टिंग वोट करता है। कास्टिंग वोट का मतलब निर्णायक मत, वो जिस पक्ष में देगा वही निर्णय मान लिया जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 100 का सब क्लॉज 1 होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात की गई तो आर्टिकल 124। अब इसके बाद 2 से 3 मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 129, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 143। तो यहां पे समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई आर्टिकल 124, और अभिलेख न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल नंबर 129 के अंतर्गत आता है। अभिलेख का मतलब होता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट अपने सारे रिकॉर्ड्स को जो है कि अपने मतलब एक जगह सेफ रखता है, और दूसरी चीज उसने जो भी निर्णय दिए, जो भी वर्डिक्ट दिया, जो भी रिकॉर्ड्स रखे, उसको पूरे भारत में एक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। जैसे हम कहें कि अगर हम किसी हाई कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हो और उस केस से संबंधित अगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी 10 साल, 15 साल, 5 साल पहले कोई निर्णय दिया, तो उस हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक मामले में ऐसा निर्णय दिया था, तो हम भी इस निर्णय को ही मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक अभिलेख है, एक रिकॉर्ड बन गया हमारे लिए, एक साक्ष्य बन गया। तो ये आर्टिकल नंबर 129 में, हालांकि हाई कोर्ट भी एक अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय जिसके निर्णयों का प्रयोग साक्ष्यों के रूप में जिला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और एक होता है आर्टिकल नंबर 137। अभी मैंने परसों ही विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा है। आपको बता दूं कि मेरे द्वारा यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जाती है विजन आईएएस। जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर मंथ की हम लोग कवर करते हैं, लगभग 5 महीने की कवर किए और बहुत ही अच्छी तरीके से। तो उसी में मैंने पॉलिटी टॉपिक में पढ़ाया था कि अभी हाल ही में जो आपकी वीपी सिंह जी की जो सरकार थी, नरसिम्हा राव की, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी को लेकर, रिश्वत को लेकर कुछ डिस्प्यूट था। 1998 में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय बेंच थी दोस्तों, उसका अब 7 सदस्यीय बेंच रिव्यू कर रही है, अपने ही निर्णय का रिव्यू कर रही है सुप्रीम कोर्ट, अपने ही निर्णय का, जिसके लिए वो आर्टिकल 137 का प्रयोग करती है। तो इसी को कहते हैं अपने निर्णय का रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू किसी और चीज का नहीं, संसद के नियमों का नहीं, वो तो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। लेकिन ये जब अपने निर्णय का रिव्यू करते हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा, तो आर्टिकल 137 होती है। और एक आर्टिकल आता है दोस्तों आपका 143, जो होता है सलाहकारी शक्ति के रूप में होता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को पढ़ रहे होंगे इस नोट्स में, तो वहां पे आप इनको समझेंगे। उस सलाहकारी शक्ति का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति सलाह लेना है किसी संवैधानिक प्रावधान पे या किसी भी मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल का प्रयोग करती है 143 का। फिर आगे बात करें कि राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो 155। अब यहाँ पे देखना, ये जो 5-6 आर्टिकल है ये कई बार आपसे पूछे गए, लेकिन कई स्टूडेंट को याद नहीं होते और वो कंफ्यूजन में होकर गलत कर जाते हैं। तो 155 के आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 में है, जबकि 61 में अगर हम केवल बात करें 61 में तो 61 में होता है राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन 72 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, और 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। वहीं 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं। 165 में राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। जैसे आर्टिकल 77 में महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है, अटॉर्नी जनरल जिसे हम लोग कहते हैं। उसी तरीके से राज्य सरकार का भी एक महाधिवक्ता होता है, जिसको हम लोग जो है कि सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं। ये राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और ये 165 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। फिर आर्टिकल नंबर 169, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आर्टिकल 169 में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। उत्साधन का मतलब होता है दोस्तों समाप्त कर देना, और सृजन का मतलब इसकी स्थापना करना। और ये स्थापना कौन करेगा? संसद करेगा। और संसद उत्साधन भी कर सकता है, स्थापना भी। किस बहुमत से? ये साधारण बहुमत से करता है। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। लेकिन इसके लिए संबंधित विधानसभा ने विशेष बहुमत का प्रयोग करके सदन को सूचित करके संसद के पास भेज दिया है कि सर, हम इस विधान परिषद का उखाड़ना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं, या फिर हम एक नई विधान परिषद का सृजन करना चाहते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कमेंट सेक्शन में आप लोग उसके नाम बता दीजिएगा, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है।
फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 214 की। तो आप देखोगे आर्टिकल नंबर 214 में हाई कोर्ट की स्थापना की बात है, जबकि 124 में सुप्रीम कोर्ट है। फिर आर्टिकल नंबर 215 जिसमें अभिलेख न्यायालय की बात की जाती है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए आर्टिकल नंबर 129, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करती है? 129 सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट 215 का प्रयोग करती है, यानी अपने निर्णय और साक्ष्यों का प्रयोग जो है कि करवा सकती है, किससे? जिला न्यायालयों से। तो जिला न्यायालय इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 216 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, 1 मिनट, यहां पर एक चीज को थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा कि जो आर्टिकल नंबर 214 लिखा है, यहां पे लिखा होगा कि राज्यों के लिए जो है कि एक उच्च न्यायालय होगी। गठन की बात नहीं की गई, केवल ये कहा गया कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी, जबकि उसके गठन का जो प्रावधान होगा दोस्तों, वो आर्टिकल नंबर 216 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 231 की बात करें, अगर हम आर्टिकल नंबर 231 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 या अधिक राज्यों हेतु भी एक ही हाईकोर्ट स्थापित की जा सकती है। अब जैसे आप देखोगे पंजाब और हरियाणा के लिए हाईकोर्ट कौन सी है? चंडीगढ़ में होती है, ठीक है, चंडीगढ़ में हो गई। उसी तरीके से आप देखोगे कि अंडमान निकोबार हो गया और पश्चिम बंगाल, इन लोगों के लिए कौन हाईकोर्ट होती है? एक ही होती है, कलकत्ता हाईकोर्ट। तो ऐसे 1 से 2 राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट स्थापित की जा सकती है, और इसीलिए हमारे भारत में राज्यों की संख्या ज्यादा है, जबकि हाईकोर्ट की संख्या केवल और केवल कितनी है? केवल और केवल आपकी 25 हाईकोर्ट की संख्या हो चुकी है। फिर बात करते हैं 233, यहां पे भी 3-4 ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न कई बार आते हैं, तो इसको ढंग से समझ लीजिएगा आप। जैसे आर्टिकल नंबर 233 में जिला न्यायालय की नियुक्ति की बात होती है, जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायालय, इनकी नियुक्ति की बात होती है। और आर्टिकल 239 ए मैंने बताया था इससे संबंधित भाग, कौन सा भाग था दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं तो कौन से भाग का प्रयोग करते हैं। वहीं यहाँ पे एनसीआर दिल्ली के बारे में उपबंध किया गया। और आर्टिकल नंबर 243 की बात करें तो 243 क में ग्राम सभा की बात की गई, यानी कि पंचायती राज के अंतर्गत। और 243 के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया जाता है। 243 ग या सी के अंतर्गत पंचायतों की क्या संरचना होगी। 243 डी के अंतर्गत पंचायतों में आरक्षण। तो इसको ध्यान देना कि कई बार पूछ लेता है कि पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 243 डी, या फिर आप इसको ऐसे भी पूछ सकता है 243 घ या डी। अब यहां पर आप कहोगे सर आपने तो पढ़ा है पंचायत में आरक्षण, तो दोस्तों आरक्षण इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। तो आरक्षण का नाम या तो ऐसे पूछ लेगा कि पंचायत में आरक्षण किस आर्टिकल में, या फिर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात जो पंचायतों में वो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल आपके सेम है। फिर पंचायतों का जो निर्वाचन किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 243 टी हो जाएगा या फिर ट हो जाएगा, इसको हम लोग 243 टी भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 48 की बात करें अगर हम दोस्तों, आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है कि कृषि एवं पशुपालन संबंधी, और ये महात्मा गांधी जी के जो गांधीवादी आदर्श थे, विचार थे, उनको सम्मिलित करने के लिए इसको शामिल किया गया आर्टिकल नंबर 48 को। और आगे देख लेते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे, ये जो 4-5 आर्टिकल आप देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनको हमने आगे क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखा है, लेकिन आप यहां पर समझ लीजिए। तो जैसा कि आर्टिकल नंबर 249 कहता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाना। अगर कोई विषय ऐसा है राज्य सूची में जिस पर राष्ट्रीय हित टकरा रहा है या जिस पर राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है, तो संसद के राज्यसभा सदन के द्वारा 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा पारित करके क्या कहा जाएगा कि राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। और ये इसकी एक अनन्य शक्ति है, यानी राज्य सूची पर संसद ऐसे ही कानून नहीं बना लेगी जब तक अखिल भारतीय स्तर पे यानी कि राज्यसभा इसकी अनुमति ना दे। वहीं आर्टिकल नंबर 253 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए जो विधान बनाया जाता है उसके बारे में बात करें कि जैसे अब मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश को भारत के बीच में कोई समझौता हो गया, तो भाई पश्चिम बंगाल से होकर तो आप बांग्लादेश में एंट्री करोगे। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को शामिल करने के लिए या उसका पालन करने के लिए हम क्या करेंगे, भारत सरकार उसका प्रयोग करेगी और 253 के तहत राज्य सूची पे कानून बना देगी। अब मान लो कि श्रीलंका से कोई समझौता हुआ हमारा, तो तमिलनाडु नहीं बनाएगी राज्य सूची पर, बल्कि भारत सरकार तमिलनाडु की जगह बनाएगी कानून और श्रीलंका के समझौते को प्रभावी करेगी। अब म्यांमार से कोई समझौता हमारा होता है तो वहां मिजोरम और नागालैंड नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत सरकार राज्य सूची पर कानून बनाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय सूचियों को प्रभावी करने के लिए हम ऐसा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को।
अब आर्टिकल नंबर 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों का बारे में बात की गई है। इसको जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होता है अक्सर लोगों ने कि आर्टिकल नंबर 266 में भारत की संचित निधि है। तो दोस्तों राज्यों की संचित निधि कहाँ जाएगी? वो भी इसी में वर्णित है। उसके लिए कोई राज्य में अलग से अनुच्छेद नहीं है, वो भी इसी में वर्णित है। इसीलिए आप इसको समझ लीजिए आज। और आर्टिकल नंबर 267 की बात करें तो भारत की आकस्मिकता निधि की बात है, जो कि हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। अभी केवल हम अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके डिटेल में हम आगे जाके समझेंगे। और आर्टिकल नंबर 315 जो मैंने आपको बताया था भाग के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। संघ और राज्यों हेतु जो लोक सेवा आयोग होता है। आर्टिकल नंबर 326 जो कि मैंने भाग 15 में निर्वाचन आयोग जो बताया कि 324 के तहत भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, और उसी में 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 330 की बात करेंगे तो SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में, जिसको हर प्रत्येक 10 साल पर जो है कि बढ़ाया जाता है। और जिसमें अभी लेटेस्ट 104 नंबर का जो अमेंडमेंट किया गया था 2020 में, 2020 था या 2019 था, इसको जरा कंफर्म कर देना आप लोग। इसमें जो संशोधन किया गया था ये 2019 नहीं होगा दोस्तों, ये 2020 है। कंफर्म मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि 104 वाले से संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीटों को खत्म कर दिया गया और SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, जो पिछले 70 सालों से हर 10 वर्ष पे बढ़ाया जाता है। जिसमें लोकसभा में SC की जो सीटें हैं दोस्तों वो है 84 और ST की जो सीटें हैं वो है आपकी 47। कितनी है दोस्तों? 47। तो ये संख्या भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी मिलान के लिए आता है। तो ये लोकसभा में इनकी आरक्षण की सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 331 दो आंग्ल समुदाय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा में, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया था। हालांकि आर्टिकल नंबर संशोधन नंबर 104 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रश्न अभी भी इसको मिलान करने के लिए आ सकता है। फिर इसी तरीके से जैसे लोकसभा में आरक्षण है, वैसे राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में भी आरक्षण होता है SC और ST का। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि किसी भी राज्य में संख्या अलग अलग हो सकती है। अब जैसे मैं बात करूं कि पूरे भारत का सबसे अधिक जो ST समुदाय है, शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय, वो आपको MP में मिलता है। लेकिन वही पंजाब दिल्ली में ST कैटेगरी है ही नहीं, तो वहां पे तो रिजर्वेशन नहीं होगा। यूपी में 20% SC कैटेगरी मिलती है, जबकि 0.6% जो है कि केवल ST कैटेगरी है यूपी में, तो इनको विधानसभा में कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। तो ये सभी चीजें समझ में आ गई। तो जिस तरीके से 330 में आपने लोकसभा में आरक्षण पढ़ा, उसी तरीके से 332 में राज्य विधानसभा में आरक्षण है। और 331 में जैसे आंग्ल इंडियन समुदाय का आपने पढ़ा, उसी तरीके से 333 में राज्य विधानसभा में आंग्ल समुदाय का होता है। हालांकि 331 और 333 को 104 अनुच्छेद जो संवैधानिक संशोधन था उसके माध्यम से निरस्त कर दिया गया है। और आगे देख लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को ब्रेक करेंगे और कल फिर हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। और आज शाम में मैं इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर नंबर 4 डाल दूंगा, उसे जरूर आप लोग देखिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर लें। और मैं यही सजेशन दूंगा कि इस PDF को आप लोग परचेस कर लीजिए ताकि आपको इस क्लास को समझने में आसानी हो सके। और मैं यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा ही नहीं। सोचो पूरी घटना चक्र यार, हम लोगों ने, पूरी टीम ने इतना हार्ड वर्क किया, निशु मैम ने इतना हार्ड वर्क किया, मेरी टीम ने वर्क किया, मैंने खुद किया है, और आप लोगों के लिए इतना कहते हैं ना कि दूध की मलाई उतार के दे रहे हैं, घटना चक्र की पूरी मलाई निकाल के दे रहे हैं, और फिर भी आप लोग तैयार करके अगर पेपर ना कर देने जाओ तो फिर इसमें आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। मेरा काम है आप लोगों को बढ़िया गाइडेंस देना, बढ़िया प्रॉपर तरीके से पढ़ाना, चीजों को आपके सामने रखना, अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना, वो मैं करता हूँ। लेकिन आपका काम है कि अच्छी तरीके से उसको पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए और पेपर को अटेम्प्ट करिए, ये आपका काम है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 338 जिसमें SC आयोग की बात की गई है। आपको बताते चलूं कि पहले आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत ही SC ST और OBC तीनों के ही मुकदमे सुने जाते थे, यानी कि तीनों ही आयोग एक ही में थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद 89वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा ST कैटेगरी ने कहा कि नहीं भाई हमारा अलग से आयोग दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ST ले लो आप अपना, 338A में हो गया। फिर कुछ समय बाद आर्टिकल नंबर 102 जागा, आर्टिकल नंबर संविधान संशोधन नंबर 102 वो जागा, और उसने कहा ऐसा है मेरा OBC कमीशन भी मुझे दे दो, तुम्हारे SC के अंतर्गत हम नहीं रहेंगे। तो फिर SC वालों ने कहा फिर आप ले लो भाई, 338B में आपको OBC कमीशन मिल गया। तो इस तरीके से संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से ST कैटेगरी अलग निकला और OBC कैटेगरी का जो आयोग था वो अलग निकल गया।
हालांकि शुरू में ये तीनों एक ही में थे। फिर आर्टिकल नंबर 344 में आपको राजभाषा एक आयोग की बात की जाती है, जो हर 5 साल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। और पहली जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे बीजी खरे। कौन थे दोस्तों? बीजी खरे या बीजी खेर, जो भी आपको नाम मिले एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, बीजी खरे या बीजी खेर। और आर्टिकल नंबर 350 में मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और 350 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए? भाषाई अल्पसंख्यक हेतु विशेष प्राधिकारी की। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों। अब हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिपीट करेंगे। तो ये सारी चीजें अब हम लोग करेंगे कल की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। और पीडीएफ को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी डेमो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है, पिन कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। वहां से आप उसको देख के आइडिया ले सकते हो कि ये पीडीएफ कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए और कितनी नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की अपडेट्स वहां मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।